मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से हिस्ट्री जीएस जो हमारी श्रृंखला मुग़ल काल चल रही थी वो तो पूरी हो चुकी है। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, कितने वंश थे, कौन कौन से वंश ने क्या किए, कौन से वंश का शासनकाल सबसे ज़्यादा, किसका कम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो हेडिंग है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत कब से कब तक है तो याद रखना है 1206 से लेकर के 1526 दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की जो टोटल कार्यकाल है वो 1206 से लेकर के 1526 तक। इस काल में कौन कौन से राजवंश ने कौन कौन से वंश के लोगों ने शासन किया। तो यहाँ डालते हैं पहले वंश। एक तरफ है वंश, एक तरफ है शासनकाल, ठीक, और एक तरफ है संस्थापक। ठीक है, तो हमें जानना है कि जो सबसे पहला वंश है वो है गुलाम वंश। ठीक, सबसे प्रथम वंश क्या है? गुलाम वंश। ठीक, दूसरा वंश खिलजी वंश। ठीक, दूसरा वंश कौन सा है? खिलजी वंश। तीसरा कौन सा वंश है? तुगलक वंश। ठीक, तुगलक वंश। फिर कौन सा वंश है? तो सैयद वंश। सैयद वंश। और उसके बाद फिर कौन सा है? लोदी वंश। ठीक, कौन सा वंश है? लोदी वंश। ठीक है, तो याद रखना कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसमें शासनकाल याद करते हैं। तो शासनकाल में गुलाम वंश का शासनकाल है 1206 से लेकर के 1290। खिलजी वंश का शासनकाल है 1290 से लेकर के 1320। तुगलक का काल है 1320 से लेकर के 1414। सैयद वंश का कार्यकाल है 1414 से लेकर के 1451। और लोदी वंश का जो कार्यकाल है वह 1451 से लेकर के 1526। ये तो हो गया इनका शासनकाल। अब संस्थापकों में क्या है? गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, शॉर्टकट नाम दे रहा हूँ, ऐबक। पूरा नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। जब मैं पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। फिर है खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। फिर सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खां। ठीक, खिज्र खां। और लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो बस यहीं से आ जाएगा क्या कि कोई भी वंश का नाम दे देगा और पूछ देगा संस्थापक, या किसी वंश का नाम दे करके उसका पूछ देगा कार्यकाल। यहीं पर एक प्रश्न आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश का कार्यकाल सबसे ज़्यादा और किस वंश का कार्यकाल सबसे कम है। तो याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम कार्यकाल देखा जाए तो सबसे कम कार्यकाल है खिलजी वंश। सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल देखा जाए तो कितना है? मात्र 30 वर्ष। और सबसे अधिक कार्यकाल तो तुगलक वंश। सबसे अधिक कार्यकाल,
सबसे अधिक कार्यकाल या शासनकाल, ठीक, किसका है? तो तुगलक वंश। कितना? तो लगभग देखा जाए तो लगभग 94 वर्ष। कितने वर्ष है? 94, ठीक। उसके बाद फिर लोधी से इत्यादि है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया कि कौन सा वंश, शासनकाल और संस्थापक। और इसमें भी अगर याद रखना नहीं याद हो पा रहा है तो आपको याद रखना है, इसका ट्रिक क्या है? GKTSL। तो क्या करना है? GK पढ़ना है। और कहाँ पढ़ना है? TSL में। कहाँ पढ़ना है? TSL में। दोबारा सुना ट्रिक में कि GK कहाँ पढ़ना है? TSL में। तो G से गुलाम वंश, K से खिलजी वंश, T से तुगलक वंश, S से सैयद वंश और L से लोधी। तो GK TSL में पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा दिल्ली सल्तनत का जो खाका है कि कौन सा वंश है, संस्थापक कौन सा है, कार्यकाल क्या है, कहाँ तक पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा। आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे गुलाम वंश, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, अगर आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग है गुलाम वंश, ठीक है। तो हेडिंग डालना है गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत का पहला टॉपिक है गुलाम वंश। हेडिंग है गुलाम वंश, ठीक। कहाँ से कहाँ तक? तो 1206 से लेकर के 1290 तक। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से लेकर 1290 तक। अब सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक, तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक का अर्थ होता है चांद, ठीक। ऐबक का अर्थ क्या है? चांद। फिर ये बताना है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश, ठीक। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। वास्तविक का क्या मतलब है? कि वास्तविक संस्थापक उस संस्थापक को कहा जाता है जिसके द्वारा जो व्यवस्था बनाई जाती है वो लंबे समय तक चलती रहे और वो अपने उस साम्राज्य का विस्तार करता है, तो उसे ही कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। अब इसमें जानना है कि ऐबक के बारे में थोड़ा सा, कि ऐबक जिसको कि गौरी का पुत्र कहा जाता है। गौरी कौन है? मोहम्मद गौरी, ठीक। मोहम्मद गौरी का पुत्र कहा जाता है, ठीक। मोहम्मद गौरी दासों का बहुत शौकीन था, तो मोहम्मद गौरी ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम के रूप में ख़रीदा था। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि मोहम्मद गौरी का पुत्र किसे कहा गया? गौरी का गुलाम पुत्र कहा गया। तो मोहम्मद गौरी ने निशापुर, निशापुर कहाँ पे? ईरान। तो निशापुर में ईरान के काजी, काजी मतलब कि जो मुस्लिम काल के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज का काम करते हैं, जिनका नाम था फ़खरुद्दीन, फ़खरुद्दीन, ठीक। तो याद रखना है कि मोहम्मद गौरी ने निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन से ऐबक को ख़रीदा था, ऐबक को ख़रीदा। और मोहम्मद गौरी ने भारत की जिम्मेदारी गौरी को देकर यहाँ से वापस गजनी चला गया था। तो यहीं पर याद रखना है कि मोहम्मद गौरी ने 1100
1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में ऐबक को पृथ्वीराज चौहान, ठीक, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, इनकी जो राजधानी थी तारागढ़, ठीक है, तारागढ़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया और कहा जाता है कि तारागढ़ पर आक्रमण करने के बाद सबको नष्ट कर दिया। और यहीं पर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इमारत का निर्माण करवाया। तो कभी प्रश्न आ जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, तो अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर, जहाँ पे पहले संस्कृत कंठाभरण करके एक मंदिर था, जहाँ जो विष्णु का मंदिर था उसे गिरा करके वहीं पर क्या बनाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो कभी प्रश्न आ जाए कि 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया, तो ऐबक ने। अब ऐबक के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लें। ये तो हो गया, हमने यहाँ तक बता दिया। फिर बताना है कि ऐबक जिसकी कुछ उपाधियाँ हैं, तो ऐबक की हमें कुछ उपाधियाँ जान लें, ठीक है। ऐबक जिसकी कुछ उपाधियाँ हैं, जिनमें सबसे पहला है लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दानी, अर्थात वो बहुत ज़्यादा दान पुण्य करता था, इसे लाख बख्श कहा गया। फिर है कुरान खां क्यों कहा गया? तो वो कुरान की आयतों की बहुत सुरीली आवाज़ में उच्चारण करता था, इसलिए उसे कुरान खां भी कहा गया। इसके अलावा है दूसरा हातिम ताई, बहुत उदार हृदय का था, इसलिए उसे द्वितीय हातिम ताई भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा शाही दरवेश भी कहा जाता है, और लाख बख्श हो गया, कुरान खान, द्वितीय हातिम ताई, ठीक है। तो ये उसकी कुछ क्या है? प्रमुख उपाधियाँ हैं। और उसने कभी भी सैनिक अपने को कभी भी सुल्तान नहीं कहा, मतलब सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अपने आप को वह सिपह सालार कहता था, सिपह सालार। तो उसने कौन सी उपाधि धारण की? तो सिपह सालार की उपाधि धारण की, और अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहा था, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ठीक है। उसके बाद बताया जाता है कि ऐबक ने अपने जीवन काल के 1208 में दास्ता से मुक्त हो गया। तो प्रश्न आ सकता है कि ऐबक दास्ता से मुक्त कब हुआ? तो 1208 में। और दास्ता से मुक्त कौन किया था? तो मोहम्मद गौरी का भाई था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने इसे दास्ता से मुक्त कर दिया। तो प्रश्न आ सकता है कि ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली? तो 1208। यहीं पर याद रखना है कि ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई, लाहौर को अपनी क्या बनाई? राजधानी। तो प्रश्न आ सकता है कि ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो लाहौर को। और लाहौर के अमीरों के कहने पर ही वह शासक बना था, कहने पर ही उसने वो क्या किया? वो शासक बना। तो प्रश्न आ सकता है कि कहाँ के अमीरों के कहने पर वो शासक बना? तो लाहौर के अमीरों के कहने पर। और उसने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो लाहौर को, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद याद रखना है कि इसकी जो मृत्यु है वो चौगान या पोलो खेलते हुए, चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई।
ठीक है, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु कब हो गई? तो 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हो गई। तो प्रश्न आ सकता है कि किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी, या पोलो खेलते हुए, या चौगान खेलते हुई थी? तो ऐबक की। अब यहीं पर जानना है कि ऐबक ने जो निर्माण करवाया था, तो ऐबक ने जो निर्माण करवाया तो कुतुब मीनार, जो कि बहुत ही फेमस है, तो पढ़ लेंगे कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक, तो ऐबक के निर्माण कार्यों में याद रखना है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार। तो पहला पॉइंट है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम पर कराया गया? तो किसके नाम पर? ठीक, किसके नाम पर? तो याद रखना किसके नाम पर? तो ऐबक के गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, कुतुबुद्दीन, ठीक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो ऐबक के गुरु थे, इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल थी, पहली मंजिल का निर्माण, पहली मंजिल का निर्माण ऐबक ने करवाया था। उसके बाद दूसरी से लेकर के चौथी मंजिल, दूसरी से लेकर चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। उसके बाद पाँचवीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और यहीं पर याद रखना है, कहा जाता है कि बिजली गिरने से जिसका ऊपरी भाग था वो टूट गया था। ठीक है, फिर बाद में उसकी मरम्मत करवाई। तो कभी प्रश्न आ जाए कि कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन लोगों का योगदान है, तो ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। यहीं पर कुछ और इसके बारे में इंटरेस्ट जान लें कि जो कुतुब मीनार की कुल मतलब ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना है 72.5 मीटर। ठीक, क्या है इसकी ऊंचाई है? तो कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई है 72.5 मीटर। अगर फिट की बात करें तो याद रखना है 237.86 फीट इंच। ठीक, इतना क्या इसकी ऊंचाई है। और यहीं पर एक तो और इंटरेस्टिंग बात जान लें, इसमें कुल 391 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, सीढ़ियाँ हैं। और जो कुतुब मीनार है वो नीचे से चौड़ा और ऊपर जाते हुए क्या हो गया, ऊपर से और पतला हो रखा है। ठीक है, पतला हुआ है, ऐसा बनाया गया है। तो याद रखना कि कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक के काल में हुआ था, लेकिन अपने नाम पर नहीं बल्कि अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। उसके बाद बता दिया कि 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका भी निर्माण ऐबक ने करवाया था। कहाँ पे? तो अजमेर में है। इसके बाद ऐबक को इतना समय चूँकि मिला नहीं, वो लगातार युद्ध में बिजी रहा और 1206 में वो शासक बना और 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पास जो शासनकाल बहुत कम था, इसलिए उसने चित्रकला के क्षेत्र में या स्थापत्य कला के क्षेत्र में उसकी कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने पढ़ लिया। उसमें एक युद्ध है चंद्रावर का युद्ध, तो वो सब उतना है जो भी है पूछ सकता है कि चंद्रावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में। यद्यपि देखा जाए तो पृथ्वीराज जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो कुल मिला के याद रखना है कि ऐबक के ये क्या है, मुख्य कार्य हैं। तो ऐबक से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं मेहनत करके और वीडियो बना सकूं। और ये वे क्वेश्चन है जो हर पेपर में, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, एसएसटी, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी में जहाँ पे अगर जीएस का सिलेबस है वहाँ सब में आता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। थैंक यू।